बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का टॉपिक पढ़ने से पहले एक फन फैक्ट याद रखिए कि इनसाइड सरफेस किसी भी टेंस मटेरियल का लाइक वाटर या ग्लास वो एक मिरर के तौर पर एक्ट कर सकता है। सो हियर यू कैन सी कि एक टॉर्टोइस है, ये पानी की सरफेस के नीचे स्विम कर रहा है और यहाँ पानी की सरफेस पर अंदर की साइड पर आप देख सकते हैं इसी का इमेज, लाइक देयर इज अ मिरर, जिस मिरर के अंदर इसका इमेज बन रहा है, लेकिन वहाँ मिरर कोई नहीं है, वहाँ तो सरफेस ऑफ द वाटर है। सो यही आज हमने डिस्कवर करना है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए वापस पानी में, पानी से बाहर जाने के बजाय। सो लेट्स लुक एट अ केस, अ रे ऑफ लाइट व्हिच हिट्स द इनसाइड फेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक। ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ब्लॉक है, ये बना हुआ है ग्लास का। ग्लास एयर के मुकाबले में डेंसर, भारी होता है। तो जब हम दो डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल्स की बात करें तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो उसका पाथ चेंज होगा। सो लेट्स से इस ब्लॉक से बाहर एयर है और ब्लॉक ग्लास का बना हुआ है। सो वी हैव अ रे ऑफ लाइट दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द ग्लास टू द एयर। सो व्हाट विल हैपन? तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चूंकि दोनों मीडियम्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए रे ऑफ लाइट की स्पीड अफेक्ट होती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये रे ऑफ लाइट जब ग्लास से एयर में जाएगी तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लें, कैसे मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कैन मेजर दैट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब ये रे ऑफ लाइट जब इस ग्लास से एयर में जाएगी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, या तो ये इस तरफ को अपना पाथ चेंज कर लेगी, इस तरफ को ट्रेवल हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये है, या ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी इस तरफ को। सो वीडियो को अगेन पॉज कीजिए 1-2 सेकंड्स के लिए एंड थिंक इन योर माइंड, ये रे ऑफ लाइट क्या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी? याद रहे कि एक्चुअल पाथ जो रे ऑफ लाइट का था वो एक्चुअल पाथ ये डॉटेड रे, यानी एक्चुअली उसने स्ट्रेट लाइन में जाना था रे ऑफ लाइट ने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चूंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है तो उसका पाथ चेंज होगा। तो वो किस तरफ को पाथ चेंज होगा? तो जब रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस रे ऑफ लाइट दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में वो रे ऑफ लाइट दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। लेट मी शो यू दैट ऑन दिस एनिमेशन हियर, दिस सिमुलेशन हियर। इस सिमुलेशन में हम ये देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है उसमें क्या चेंजेस आती हैं। सो हियर दिस अपर लेयर इज द डेंसर विच इज ग्लास, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये जो नीचे वाला जो मीडियम है ये एयर है। तो ग्लास भारी होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, और एयर हल्का मटेरियल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब जब एक रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर की तरफ आएगी लेकिन वो 90 डिग्रीज पर आ रही है टू दिस सेपरेशन बाउंड्री, ये सेपरेशन बाउंड्री है जो दोनों को सेपरेट कर रही है, ग्लास को, एयर को। इसके साथ अगर 90 डिग्री पर रे ऑफ लाइट आएगी तो आप देखिए ये स्ट्रेट थ्रू गुजर जाएगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एक एंगल के ऊपर रे ऑफ लाइट आए, यानी ग्लास से एयर की तरफ आए और एक एंगल पर आए, अब क्या होगा? देखिए अब ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, इस रे ऑफ लाइट के दो हिस्से हो गए, इट चेंजेस इनटू 2 पार्ट्स। तो ये रे ऑफ लाइट है जो ग्लास से एयर में आती है, इसका कुछ हिस्सा वापस ग्लास में चला जाता है,
वापस ग्लास में जाने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ हिस्सा ग्लास से एयर में चला जाता है, ये हो गई रिफ्रैक्ट। तो सम पार्ट ऑफ द ray of light is reflected and major part of the ray of light is refracted and it passes into the air। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, इंसिडेंस के एंगल को, रिफ्रैक्शन के एंगल को। देखिए यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखते हैं और सबसे पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को नापते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान ये एंगल बन रहा है विच इज इफ दिस इज 10, 15 एंड 20, तो ये 20 डिग्रीज पर ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब जब वो रे ऑफ लाइट यहां से चली गई एयर के अंदर, अब देखिए अब उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज 28 और 29 डिग्रीज। इसका मतलब है इंसिडेंस का एंगल कम और रिफ्रैक्शन का एंगल ज्यादा। रीजन, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। सो दिस रे ऑफ लाइट जिसका एक्चुअल पाथ, अगर यहाँ पर डिफरेंट मटीरियल्स ना होते तो एक्चुअल पाथ उसका कुछ ऐसा बनता है, इसी लाइन में वो स्ट्रेट थ्रू जाती, लेकिन चूंकि तो डिफरेंट मटीरियल्स हैं तो इसलिए इस एक्चुअल पाथ से अवे चली गई है, नॉर्मल से अवे चली गई, इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और सेकेंडली इस रे ऑफ लाइट की हम इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। देखिए जो आने वाली रे ऑफ लाइट थी उसकी इंटेंसिटी 100%, यानी जितनी भी एक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है, और जो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई एयर में उसकी इंटेंसिटी 94% है, इसलिए कि कुछ रे रिफ्लेक्ट होकर वापस ग्लास में चली गई थी। 5.6% ऑफ द रे ऑफ लाइट वाज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमने 20 डिग्री तक रखा है, अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करूं, अब आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे पर गौर कीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाएगा। अब वो रिफ्रैक्टेड रे नज़र यहाँ पर नहीं आती, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा ड्रॉ दोबारा करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट। वो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इस सरफेस के साथ ऐसे जा रही है, इस सरफेस के ऊपर वो रे ऑफ लाइट चली गई। अब जब सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट गई है, अब मैंने अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नापना है तो व्हाट डू आई हैव टू डू, अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नापने के लिए नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल नापेंगे। तो ये एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज। अब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के दरमियान, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से या जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब याद रहे कुछ स्टूडेंट्स गलती से इस 90 डिग्री वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं। ये 90 डिग्री वाला क्रिटिकल नहीं है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सो अगर हमें इसको वर्ड्स में डिफाइन करना पड़े तो व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब याद रखिए ये मेंशन करना जरूरी है किस मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंस वाले मीडियम में है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर विच द कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी उसका जो अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90 degrees is called critical angle, उसको critical angle कहते हैं। ये critical angle की definition है। The angle of incidence in the denser medium, जो ग्लास में है, जो वाटर में है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है।
अब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज़्यादा कर दें तो फिर क्या होगा? यानी क्रिटिकल एंगल अभी इस वक्त लेट्स से मेजर दिस एंगल, तो हम वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नापते हैं जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, तो दैट इज क्लोज टू 42 डिग्रीज। तो अगर रे ऑफ लाइट 42 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? अब देखिए, कोई रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में नहीं जा रही, सारी की सारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लास से ग्लास में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ग्लास से रे ऑफ लाइट आई और वापस ग्लास भी चली गई। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होगी वापस डेंसर मीडियम में। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से पहले, देखिए ये क्रिटिकल एंगल है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 है, इससे पहले रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, और इस क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल बड़ा होता है तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है, इसीलिए ये क्रिटिकल एंगल है। इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर रेज ऑफ लाइट वापस ग्लास में ही रिफ्लेक्ट होने लग गई। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द क्रिटिकल एंगल। सो फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एक रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में या किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रे ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू टू पार्ट्स। Some part of it is refracted and most part of it is reflected. So अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो तो रे का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन अगर हम स्लोली इंसिडेंट रे का एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लोली इंक्रीज करते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करता जाता है, और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें रेज ऑफ लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये 90 डिग्री पर, या जो सेपरेशन बाउंड्री है दोनों मीडियम्स की, उसके साथ साथ रे ऑफ लाइट ट्रैवल करने लग जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ऐसा होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल है जिस एंगल पर रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल करती है लेकिन उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री हो जाता है। और फिर अगर हम रे ऑफ लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करवाएं, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे ऑफ लाइट का इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, यानी अगर हम एक और रे ऑफ लाइट यहाँ पर ड्रॉ करें, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को लाइट ऐसे इंसिडेंट हो इसी पॉइंट पर कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, अगर ये एंगल हो, तब क्या होगा? तब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तमाम रेज ऑफ लाइट। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे का है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो तमाम की तमाम रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। और जो स्टार्ट में हमने इंटेंसिटी मैयर की थी इंटेंसिटी मीटर से, तो जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि लाइट का कोई पोर्शन अब रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कंडीशन याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एक तो रे ऑफ लाइट का ग्लास से एयर में ट्रैवल करना जरूरी है, ये एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब सारी की सारी रेज ऑफ लाइट दे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर वो रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका ताल्लुक चूँकि क्रिटिकल एंगल के साथ है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने उस वक्त समझा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम। तो दोनों मीडियम्स में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका डिफरेंस है, यानी एक की डेंसिटी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई है, दूसरे मटेरियल की यानी एयर की डेंसिटी कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है।
तो इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल का कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। सो लेट्स से एक रे ऑफ लाइट है जो क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है ग्लास एयर बाउंड्री पर, तो फिर क्या होगा, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा 90 डिग्रीज पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएं तो वी नो दैट दिस एंगल इज द क्रिटिकल एंगल। ये इंसिडेंस का एंगल है जो क्रिटिकल के बराबर हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और ये एंगल जो रिफ्रैक्शन का है ये 90 डिग्रीज हो गया, तो हमें दोनों एंगल्स पता चल गए, इंसिडेंस के एंगल भी और रिफ्रैक्शन के एंगल भी। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो स्नेल्स लॉ क्या है, n इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन ये उस वक्त जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में या कम डेंस मटेरियल से एक ज़्यादा डेंस मटेरियल में एंटर हो रही हो। यहाँ पर चूंकि रे ऑफ लाइट एक ज़्यादा डेंस मटेरियल यानी ग्लास से एक कम डेंस मटेरियल यानी एयर में ट्रांसफर हो रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन है वो हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अब जो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन थी वो ये थी, n इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट द रे ऑफ लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो अब चूंकि रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में ट्रैवल हो रही है तो इसलिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा साइन r ओवर साइन i। तो साइन r का मतलब r का एंगल ले लें, r का एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, सो दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इंसिडेंस का एंगल जो कि क्रिटिकल है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। अब साइन ऑफ 90 कैलकुलेटर पे आप करें दैट इज 1। इसका मतलब ये है कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो हम एक रिलेशनशिप बना लेंगे बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द refractive index. So refractive index is equal to the reciprocal or 1 over sin c आप कह लें, n equals to 1 over sin c। तो हमें एक और important equation, एक relationship मिल गई when we are solving numerical problems, n equals to 1 over sin c या c equals to sin inverse 1 over n। अगर आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, c equals to साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद कुछ मटेरियल्स के लिए हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज़ वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं। ऑब्जेक्टिव में एक दो दफ़ा फाइनल आपके बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल कितना है, तो इसको जस्ट एक नज़र आपने जहन में इसको भी रखना है। तो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ फ्रॉम 1.50 टू 1.70। रेंज क्यों है, क्योंकि ग्लास की टाइप्स होती है, ग्लास फ्लिंट ग्लास होता है, एक क्राउन ग्लास होता है, तो उनकी डेंसिटी स्लाइटली वेरी करती है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी स्लाइटली वेरी करती है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वेरी करती है तो इसका मतलब है जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू भी स्लाइटली वेरी करती है, इट वेरीज फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज। इसी तरह वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब ये भी देखिएगा, अभी हमने रिलेशनशिप अभी देखा कि n इक्वल्स टू होता है 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है n और साइन c के दरमियान। इसीलिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 1.33। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो रहा है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। पर्सपेक्स एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, उसका क्रिटिकल एंगल क्लोज टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास यानी 42 डिग्रीज है। डायमंड डेंस होता है ग्लास से भी वाटर से भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, तो उसका इसीलिए क्रिटिकल एंगल जो है वो 24 लेस है देन दैट ऑफ ग्लास और वाटर। नेक्स्ट इसके बाद चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे लिए, तो इसका मतलब है हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो आप हैरान होंगे, जो हमारे प्लेन मिरर्स हैं ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का किसी हद तक ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका फिनोमेनन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने मिरर्स के अंदर। तो इसके लिए ज़रा एक प्लेन मिरर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। एक प्लेन मिरर में एक ग्लास की शीट होती है, ये मटेरियल ग्लास का बना होता है, इसकी एक साइड को हम पेंट कर देते हैं या सिल्वर पेंट कर देते हैं उसके ऊपर। तो रेज ऑफ लाइट जो है वो
ग्लास में से पास नहीं हो सकती सिल्वर्ड सरफेस की तरफ से और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती। अब ऐसा क्यों होता है? तो अगेन देखिए, जो ग्लास है और जो सिल्वर है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में फ़र्क है। ग्लास ज़्यादा डेंस है और जो सिल्वर का पेंट हुआ है वो लेस डेंस है। तो रे ऑफ लाइट जब एक ज़्यादा डेंस मटेरियल से एक कम डेंस मटेरियल में एंटर होगी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? रेज ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसलिए मिरर में से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और एक इमेज फॉर्म हो जाता है सिल्वर सरफेसेस के ऊपर। तो हम अपना इमेज देख सकते हैं मिरर के अंदर। अच्छा, अब ग्लास प्रिज्म्स जो हैं ये बहुत अच्छे बिहेवियर शो करते हैं टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का, यानी इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। लेट्स से वी हैव अ ग्लास प्रिज्म जिसमें दो साइड्स 90 डिग्रीज पर हैं, ये दोनों साइड्स 90 डिग्रीज पर हैं और एक साइड 45 डिग्री के ऊपर है। अब इमेजिन कीजिए कि एक रे ऑफ लाइट एंटर होती है इस ग्लास के अंदर परपेंडिकुलर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, यहाँ पर इस सरफेस के साथ ये ग्लास रे 90 डिग्री पे एंटर होगी। तो जब भी किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री पे एंटर होगी तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगी, रिफ्लेक्शन भी नहीं, स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएगी। अब जब ये रे ऑफ लाइट आकर इस हाइपोटेन्यूज पर स्ट्राइक करेगी, अब हाइपोटेन्यूज पर पहुंचने की सूरत में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से, जो भी थोड़ी देर पहले हमने याद किया था, ग्लास का क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्रीज, तो ये 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। जब भी इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो फिर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यहाँ से ग्लास से बाहर नहीं जाएगी, ग्लास में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगेन जब ये नीचे वाली सरफेस पे पहुंचेगी, अब इसके साथ ये 90 डिग्रीज पर है तो इसलिए ये स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद था, हम लेट्स ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट हियर, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ एक एरो ड्रॉ करके हम ऑब्जेक्ट शो करते हैं। इस ऑब्जेक्ट की ये टेल है O और A इसका ये हेड है। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ हुई है जो A से जाती है और रिफ्लेक्ट होती है और नीचे की तरफ चली जाती है। अब O से भी एक रे ऑफ लाइट हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी उसी तरह आइडेंटिकल रे ऑफ लाइट है जो कि ग्लास के अंदर इंटर होगी, इस सरफेस से टकराएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और वो नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट हैं, इन दोनों रेज ऑफ लाइट का जो इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है। अब देखिए इमेज जो बनेगा, इस तरफ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये हेड से आ रही है, तो इधर आपने इस रे ऑफ लाइट रेड वाली के साथ इसके साथ हेड बनाना है और इसके साथ टेल बनाना है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल पड़ा हुआ था, इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू अगर कोई इसको देखेगा तो वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है रे ऑफ लाइट 90 डिग्रीज पर रे ऑफ लाइट को बेंड कर दिया है इस प्रिज्म ने। तो 90 डिग्रीज पर बेंडिंग के लिए ये प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म यूज होता है जिसकी एक साइड 45 डिग्रीज होती है। इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, अगर 45 डिग्रीज वाला ही है, इसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में यहाँ पे देखे रख लिया। अब इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, हाइपोटेन्यूज फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है? जो रेज ऑफ लाइट हैं उनको फेस कर रहा है। अब रेज ऑफ लाइट जो एंटर होंगी, अब देखिए इधर ये स्ट्रेट थ्रू पास होगी, अगेन इस वाले फेस को, इस परपेंडिकुलर को स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल 42 है, रेज ऑफ लाइट 45 डिग्रीज पर आ रही हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, तो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब वो इस सरफेस पे पहुंचेगी, इस दूसरे सरफेस के ऊपर पहुंचेगी, अगेन उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने मेजर करना है तो वो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल मेजर होता है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे यहाँ भी 45 डिग्रीज है, यहाँ पर भी 45 डिग्रीज होगा। तो अगेन जब 45 डिग्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि रेज ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 2 दफा रिफ्लेक्ट होकर रेज ऑफ लाइट वापस हो जाएंगी। अब अगेन एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, अगर यहाँ पर पूरा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, तो लेट्स से दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ये हेड है और ये इसकी टेल है। तो टेल से ये रेज ऑफ लाइट जो है वो जा रही है उसी तरह जिस तरह हेड से जा रही हैं, एक दफ़ा रिफ्लेक्ट होंगी, दूसरी दफ़ा रिफ्लेक्ट होंगी और वो रेज ऑफ लाइट स्प्रेड थ्रू यहाँ से पास हो जाएंगी। अब जहाँ हेड था वहाँ हेड बनाएंगे, जहाँ टेल था वो टेल बनाएंगे। तो देखिए हेड की तरफ हेड, टेल की तरफ टेल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल ऊपर पॉइंट कर रहा था ऑब्जेक्ट और उसका इमेज कहाँ पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब रेज ऑफ लाइट कितने डिग्रीज के ऊपर बेंड हुई हैं? तो ऊपर से नीचे, इसका मतलब है 180 डिग्रीज पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज
बेंड हो गया, रेज ऑफ लाइट 180 डिग्रीज पर बेंड हो गई, तो इमेज आपको इन्वर्टेड नज़र आने लग गया। तो अगर प्रिज्म की ओरिएंटेशन इस तरह रखेंगे तो आप इमेज को इन्वर्टेड भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये एक एप्लीकेशन है। अब इसके बाद इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद मज़ीद कहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।